हे गाइस, मैं हूं अंशुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एंड टिल दी रियल, मतलब जो बोर्ड का मॉडल है उस तक, जिसमें हम लोग रेडियस वगैरह की सबकी डेरिवेशन के साथ में उनकी इम्पोर्टेंस और बाकी चीज़ें, बोर के पॉस्टुलेट्स, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रांसफ़र होती है। ये बहुत सीधी सी बात है, इसको हमें याद रखना है। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रांसफ़र होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेरी सिंपल, रेडिएशंस आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वो ट्रैवल जब करते हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज हम उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करने वाले हैं that help the transmission of electromagnetic radiations. Definition, अगर बुकिश definition पे जाएं, they are produced by varying electric and magnetic fields and are perpendicular to each other. अब फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम नाम पढ़ रहे हैं तो हमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक मीन समथिंग रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मतलब नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये समथिंग सॉर्ट ऑफ अ वेव है। वेव मतलब ऐसे ऊपर नीचे, आपको पता है वो ट्रैवल करती है एंड आपने बीच वगैरह भी देखा होगा, उस फॉर्म में वेव्स होती है। एंड इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये हमें नाम से पता लग रहा है, दो पार्ट्स है। एंड दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों जो वेव्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। ये एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है। अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेव है, ऐसे ऊपर नीचे लाइक दैट। एंड इसके अंदर जो वेव है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लेबल की हुई है। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी इज दिस टॉप पार्ट। ये जो टॉप वाला पार्ट है, दिस वन, यू कैन सी, मैंने उसको मार्क किया एज क्रेस्ट। तो जो टॉप वाली पीक होती है, दोनों पीक्स हैं, ऊपर भी पीक होती है, नीचे भी पीक होती है, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है। ऊपर जो पीक होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, एंड जो नीचे वाली पीक है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रो। सो क्रेस्ट ये जो है, यहाँ पर भी क्रेस्ट होगा, एंड यहाँ पे अगर ट्रो है तो नीचे एक और जो आएगा वो भी एक ट्रो होगा। सिंपल गाइस, ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रो, ये हमें याद रखना है। देन एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी एक्सिस टू दी टॉप और दी टू दी पीक, एनी ऑफ दी पीक्स, क्रेस्ट भी और ट्रो भी, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है आप ये पॉइंट से मेजर कर रहे हो यहाँ तक तो आप ऐसे करके कोई कर्व मेजर कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। या फिर आप ऐसे करके ऐसे सांप की तरह मेजर कर लोगे, नो, ऐसा नहीं होता है। वो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्योंकि साइंस में वी टॉक अबाउट दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है जो परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी क्रेस्ट और दी ट्रो टू दी एक्सिस। ओके, इट इज कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड। इसके हम यहाँ पे नीचे भी बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं। देन वेवलेंथ। फ्रेंड्स, एक वेव जो होती है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेवलेंथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो वेव बना रहे हैं तो जो पाथ ट्रैवल किया है वेव ने, ये पूरे को हम लोग स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद में इसकी लेंथ मेजर करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का, या फिर एक ट्रो से दूसरे ट्रो का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं एंड वी कॉल इट एज दी वेवलेंथ। ये दोनों डिस्टेंस, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों डिस्टेंस सेम आते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल है तो ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा। सो वेवलेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रोज। दो क्रेस्ट कंटिन्यूस जो है एक साथ में,
उन तक का जो डिस्टेंस है, दोनों पीक पॉइंट्स का को अगर आप ज्वाइन कर देंगे एंड यू कैलकुलेट द डिस्टेंस, दैट इज द वेवलेंथ. वेरी सिंपल. और रो में भी सेम कॉन्सेप्ट है. और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से, दैट इज लैम्डा. लैम्डा मतलब ऐसे थोड़ा उल्टा वाई होता है. वाई को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो वैसा कुछ होता है. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आता है हमारा प्रॉपर्टीज. फ्रेंड्स साइंस में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है और हम आगे भी पढ़ते रहेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. दो मेन प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट इज दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये एक फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है. वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमें पता है, मैंने यहाँ पे लिखा होगी. सेकेंड, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. फ्रेंड्स जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करती है. उसका कारण क्या है, वो ऐसा कैसे होता है, ये सब पे अभी हमें नहीं जाना है, हमें अभी दिमाग में रखना है. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे. उसमें हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग जाएगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ. अभी फिलहाल के लिए हमें बस दिमाग में रखना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है. और सेकंड कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इतना हुआ फ्रेंड्स. अब हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की. जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो बहुत जगहों पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है. वैसे ही कुछ ये टर्म्स है. ये टॉपिक थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि थियोरेटिकल है, बट गाइस आप अगर समझने की कोशिश करें तो जो वेव्स हैं, हम लोग सिर्फ सिंपल कोई वेव की बात कर रहे हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ वेव और हमें पता है कि वेव कुछ इस तरीके से होती है. ओके और उसी के अंदर ये जो भी पार्ट्स मैंने लेबल किए हुए हैं ये सारी टाइप ऑफ वेव्स के लिए एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, बाकी टाइप ऑफ वेव्स के लिए भी ये जो चीज़ें, ये टर्म्स है, ये एप्लीकेबल है. तो ये एक स्टैंडर्ड, ये सारे टर्म्स स्टैंडर्ड है, इनको हमें मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है. तो इसीलिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है. तो फिर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वेवलेंथ. फ्रेंड्स वेवलेंथ को हम लोग, मैंने आपको बताया, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रोस. मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बट 2 के साथ में कॉन्जिक्यूटिव हम लोग ऐड करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक वेव का मतलब ये काउंट करें 1 2 and 3. अब ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मेजर करके वेवलेंथ बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है. हमें कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस जो है उसको लेना पड़ेगा. ये भी लैम्डा होगा और ये भी लैम्डा होगा. ओके तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो थर्ड आपका पीक है, थर्ड क्रेस्ट है, उस तक का डिस्टेंस 2 लैम्डा हो जाएगा, ना कि लैम्डा, यानी वेवलेंथ का डबल हो जाएगा वो. सो इसीलिए हमें कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रोस पे ध्यान देना है. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स, जैसे कि अगर इन जनरल भी हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है मतलब क्या उसका कितनी बार रिपीट हो रही है कोई चीज़, वही फ्रीक्वेंसी होती है. तो इसमें भी वेव्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही है, दैट इज बेसिकली दी फ्रीक्वेंसी. अब इसको हम लोग इसकी यूनिट्स 2 यूनिट्स हैं, एक है हर्ट्ज और एक है पर सेकेंड. पर सेकेंड को हम लोग साइकिल्स पर सेकेंड भी बोलते हैं, यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड रेज़ टू द पावर -1 और हर्ट्ज. जनरली हम लोग हर्ट्ज का यूज़ करते हैं. सेकेंड रेज़ टू द पावर -1 ही हमारा जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पे लास्ट में जब हम यूनिट्स जो है उनको कन्वर्ट कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे, उस टाइम पे सेकेंड रेज़ टू द पावर -1 आता है. हर्ट्ज तो ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं आएगा, तो सेकेंड रेज़ टू द पावर -1 जब आता है तो हम उसको इन जनरल हर्ट्ज लिख देते हैं. सिंपल के HZ इसका सिंबल है. सो फ्रीक्वेंसी हो गया. अब बात करते हैं वेव नंबर की. हाँ, एक और चीज़ की, फ्रीक्वेंसी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से. न्यू भी एक लेटर है जिसको हम लोग वी नहीं कहते हैं. वी ऐसा होता है एंड न्यू ऐसा होता है. हाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, वी ऐसा होता है एंड न्यू ऐसा वाला होता है. देयर इज सम मतलब थोड़ा सा कर्व है ऐसे, तो इसको बोलेंगे न्यू. वैसे एनी ये वाली स्पेलिंग नहीं है, बट
आप याद रखने के लिए कि न्यू ऐसा है और ये है वी, उसको तो और कुछ लिख नहीं सकते। वी जो होता है उसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं एंड न्यू जो होता है उसमें कर्व लाइंस होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी आप ग्रीक लेटर्स या लैटिन लेटर्स अगर आप देखेंगे, लैटिन तो नहीं सही, ग्रीक या फिर अराबिक लेटर्स जो भी होंगे उन अगर आप वो देखते हैं तो वो मोस्ट ऑफ कर्व होता है। जैसे कि ओमेगा भी हम लोग अगर देखें, ओमेगा भी कर्व होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। या फिर हम लोग दूसरा वाला जो ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, इसको भी हम लोग कर्व, बट वेवलेंथ जैसे कि आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है वो कर्व नहीं, मतलब आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ दी लेटर्स जैसे कि आप देख सकते हैं देयर कर्व, तो ये अगर कर्व हुआ दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी नॉट वेलोसिटी। वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हैं, ये बात को हमें ध्यान रखना है। देन आता है वेव नंबर। फ्रेंड्स वेव नंबर को बिल्कुल भी हमें मतलब बहुत ध्यान से याद रखना है। वेव नंबर इज नॉट एट ऑल इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स। अब ऐसा क्यों है इसकी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे बोर्स मॉडल, उस टाइम पे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि वेव नंबर इज नॉट एट ऑल इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ। कुछ लेंथ है उसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट है, वो जितना नंबर होगा वो बेसिकली हमें बताएगा वेव नंबर। इसका सिंबल होता है न्यू बार, मतलब अगर हम ऐसे न्यू लिखते हैं और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ये वेक्टर का साइन नहीं है, वेक्टर ऐसे होता है, वेक्टर इसमें लगेगा भी नहीं, ये ऐसे बार होता है न्यू बार एंड न्यू बार रिप्रेजेंट्स वेव नंबर। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बेसिकली ये इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू बार विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव लेंथ है, कितनी वेव्स हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। This represents nu bar. It is the reciprocal of nu bar is the reciprocal of lambda or wavelength. Last term that is important is amplitude. Friends, amplitude मैंने यहाँ पर आपको इस डायग्राम में बताया कि वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सेस टू द पीक, एनी ऑफ द पीक्स, क्रेस्ट या फिर ट्रोन, दोनों को हम लोग पीक बोलते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है ऊपर वाला पीक है नीचे वाला कोई पीक नहीं है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है साइंस के अंदर कि दोनों पीक्स है, बट जो बॉटम वाला पीक है उसको हम लोग ट्रो बोलते हैं एंड जो टॉप वाला है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। दोनों तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, और ये दोनों डिस्टेंस जो है ये दोनों इक्वल होता है। ओके, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस टू द ट्रो एंड फ्रॉम द एक्सेस टू द क्रेस्ट, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये आई होप आपको पता होगा, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में हमने साउंड के अंदर ये जो टॉपिक था वेव वाला ये हमने पढ़ा था। अरे हाँ, उस साल ये डिलीटेड था आई थिंक, हाँ उस साल ये डिलीटेड था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था ऐसे ही मजे में, तो उस टाइम को मेरे को याद था। अगर आपको नहीं पता तो अभी आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस टू द ट्रो, ये हमें याद रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रो। सो सिंपली ये वाली जो है ये हाइट होती है फ्रॉम द एक्सेस टू द क्रेस्ट, और एक्सेस से ट्रो तक का जो डिस्टेंस होता है वो डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ द ट्रो। वेरी सिंपल। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ और ये वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी, इनके अंदर क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पूरे टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 95% क्वेश्चंस जो हैं वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट मतलब ये फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आगे हमारे बोर्ड्स मॉडल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। सो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये सिंपल रिलेशन है वेयर सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों है, ये रिलेशन ऐसा क्यों है, इसको भी हम लोग ज़्यादा नहीं देखना है, बट आप मतलब ये देख सकते हैं कि सी इसलिए लिखा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हो रही है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम आगे बढ़ेंगे, जो फोटोन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा वेयर सी रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ ऑफ द वेव। देन फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा टॉपिक
ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला एंड ये वेव का रिप्रेजेंटेशन, वेव में क्या चीज़ें होती है। इसमें कुछ ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनको हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट वुड बी हेल्पफुल। अदरवाइज आपको, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे इन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसके आगे बोर्स मॉडल में भी। मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है, बट बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है उसके आगे क्वांटम मॉडल के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की और क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, उसके आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप यू आर वेरी क्लियर एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट से, you may put it in the comment section. I'll try my level best to answer your queries. So thank you so much friends for watching.